बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य पेपर सेकंड। निबंध हम पढ़ रहे थे। आज हम एक नया निबंध शुरू करेंगे। निबंध का नाम है भारत एक है। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध भारत एक है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र। आप कुरुक्षेत्र को थर्ड ईयर में पढ़ोगे, सिलेबस में लगा रखा है कुरुक्षेत्र का एक पार्ट। और सबसे फेमस है रश्मि रथी। रश्मि रथी की जो लाइनें हैं वो तो राजनेता लोग पढ़ते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं भाषणों में। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये वाली लाइन भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो अक्सर लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, बोली जाती है। बहुत अच्छी कविता है ये। पूरा एक खंड काव्य है रश्मि रथी। कर्ण पे लिखा गया है, कुरुक्षेत्र महाभारत पे लिखा गया है। उर्वशी, पुररवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे निबंध। आइए शुरू करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। ये कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है उतनी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष है। यानी जितना हमें एकता दिखती है उतनी विविधताएं भी तो दिखती है साफ साफ, प्रत्यक्ष यानी सामने। भारत के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है क्या कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट हैं। ज्योग्राफी वाले बच्चे ठीक से समझ पाएंगे इसको, जिनके पास ज्योग्राफी है। 3 हिस्से तो बिल्कुल दिख सकते हैं आपको साफ साफ के, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग, जो लगभग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला है, उत्तर भारत। उसके बाद विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में है मुख्यतः, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग जिसे हम दक्कनी प्लेटो कहते हैं, और इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तक का भाग वह प्रायद्वीप जैसा है। ये 3 हिस्से हम स्पष्ट से देख सकते हैं, और लेखक ने बताया नहीं, एक चौथा हिस्सा भी हम देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट। 7 बहनें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला हिस्सा। आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है कि प्रकृति ने भारत के ये जो 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। यानी ये भारत के इतिहास में मुख्य राजवंश यही हुए हैं। क्रीड़ा स्थल यानी खेल स्थली इसको बोल सकते हैं। किसकी खेल स्थली? राजाओं की, महाराजाओं की, युद्धों की। आइए देखते हैं आगे। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए उनमें से अधिकांश विंध्याचल की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। हाँ, विंध्याचल को लांघ कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिशें तो बहुत की गई, मगर इस काम में कामयाबी किसी को ही मिली। राजा लोग कोशिश करते थे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतकर एक कर दिया जाए, लेकिन इसमें कामयाबी, सफलता नहीं मिली, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग है। कहते हैं पहल अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। अगस्त ऋषि की कहानी आपने पढ़ी होगी। एक बार अगस्त ऋषि जा रहे थे और सन्यासियों को, साधुओं को परेशानी होती थी कि जो विंध्याचल है ये ऊपर ही ऊपर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम दक्षिण भारत में नहीं जा पाते। तो सबने प्रार्थना की अगस्त ऋषि से कि आपका चेला है विंध्याचल, आप जाओ। ये कहानी है, पौराणिक है, हालांकि इसमें सत्यता का अंश नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें विंध्याचल को एक इंसान माना गया है। लेकिन फिर भी इस कहानी से ये तो हमें पता लगता है कि अगस्त ऋषि पहली बार दक्षिण भारत गए थे। तो कहानी में ये आता है कि विंध्याचल पर्वत ऊपर ही ऊपर होता जा रहा है, ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, बहुत ऊंचा हो गया है, और ऋषि मुनि दक्षिण भारत की तरफ नहीं जा पाते। तो अगस्त ऋषि जाते हैं, विंध्याचल उनको झुक के प्रणाम करता है। तो अगस्त ऋषि उनको बोलते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ ऐसे ही झुके रहना,
और वो नीचे हो जाता है पहाड़, और वो विंध्याचल को पार करके दक्षिण में चले जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो ये कहानी तो हमें सत्य नहीं लगती, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले अगस्त्य ऋषि गए थे। हाँ, दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था अगस्त्य ऋषि ने उत्तर भारत से। दक्षिण भारत में लोग तो रहते थे, लेकिन वो आर्य नहीं थे, उत्तर भारतीय लोगों से कटे हुए थे। तो ये उत्तर से दक्षिण में संस्कृति को ले जाने वाले थे अगस्त्य ऋषि। हाँ, फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। महाभारत के राम भी तो गए थे दक्षिण भारत में, श्रीलंका दक्षिण में ही है। महाभारत के ज़माने में उत्तरी और दक्षिण भारत के अंश एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि महाभारत के राजाओं ने दक्षिण को जीता था या नहीं जीता था। लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिण भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम थी। राम ने जो नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण को मिलाया था, वो महाभारत के काल में भी कायम थी, और दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजे भी आए थे, और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है कि दक्षिण भारत के लोग भी आए थे इसमें लड़ाई लड़ने। इस तरह चंद्रगुप्त के टाइम पे भी दक्षिण तक भारत फैला है, या उत्तर भारत के राजाओं ने दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमाया है। अब एक खास बात यह है कि दक्षिण भारत के राजा उत्तर भारत में आक्रमण करने नहीं आ रहे हैं, हमेशा उत्तर के लोग ही दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो राम हो, चाहे वो महाभारत का वक्त हो, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, या फिर आगे देखो अशोक हो, विक्रमादित्य हो, उसके बाद में मुग़ल अकबर हो, जहांगीर हो। औरंगजेब तो पूरी ज़िंदगी दक्षिण भारत में लगा दी, उसने 25 साल ज़िंदगी के दक्षिण भारत में लगाए। और उसके बाद मुग़लों ने इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जाए सके, और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। मुग़लों का दक्षिण भारत पर कई सौ सालों तक शासन रहा। लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली, वह अधिक ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। जैसे मुग़लों ने जीत तो लिया दक्षिण भारत को, लेकिन लगातार लड़ाई होती रही। औरंगजेब को अपनी ज़िंदगी के 25 साल लड़ाइयों में गुजारने पड़े दक्षिण भारत में, और अंततः मराठाओं ने मुग़लों को दक्षिण भारत से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया, और जो उनकी विजय थी वो अस्थायी सिद्ध हुई। तो उत्तर भारत के लोग राजा प्राकृतिक बाधाओं के कारण दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को स्थायी नहीं कर सके। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी। यही कारण था कि जब भी कोई बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम में लगा, सफलता थोड़ी बहुत उसे ज़रूर मिली, लेकिन स्वार्थी और अदूरदर्शी कमज़ोर राजाओं के आते ही देश की एकता टूट गई। और जो कठिनाई विंध्य के उत्तर को विंध्य के दक्षिण से मिलाने में हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी से उत्तर के भाग को उसके दक्षिण के भाग से मिलाकर एक रखने में होती रही। यानी ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के लोग केवल दक्षिण भारत को एक करने की कोशिश कर रहे थे। 3 हिस्से बताए ना लेखक ने। एक तो उत्तर भारत जो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक है, दूसरा विंध्याचल से लेकर कावेरी के उत्तर तक का जिसको दक्कन बोलते हैं, दक्कन का क्षेत्र, और तीसरा पूरा दक्षिण का क्षेत्र जो कावेरी नदी से शुरू होता है। दक्कन और दक्षिण में अंतर है। दक्कन में महाराष्ट्र का एरिया आता है, थोड़ा कर्नाटका का ऊपर का एरिया, और इधर से आंध्रा का ऊपर का एरिया, और दक्षिण में कावेरी नदी के नीचे का हिस्सा आता है। तो दक्कन में महाराष्ट्र का एरिया आता है पूरा, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, और दक्षिण में तो आते ही हैं वो तमिलनाडु और केरल। हाँ, तो इन लोगों ने कोशिश एक की, उधर से दक्कन और दक्षिण को एक करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी एक हुए नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तीनों क्षेत्र अलग अलग थे और संचार के साधन नहीं थे, तो कैसे इनको एक करके रखा जा सकता था। यही कारण था कि कभी इन राजाओं ने जो एकता करने की कोशिश की वो स्थायी सिद्ध नहीं हुई। वो अपने बल से, अपने तलवार के दम से कुछ काल के लिए तो एक हो जाते थे, लेकिन जो ही केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती थी, ये लोग अलग अलग हो जाते थे, अपनी स्वायत्तता की, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। ये भारत की प्राकृतिक
नक्शे में ही ये बनावट में नक्शे में ही ये था कि एक सारा क्षेत्र कभी एक नहीं रह सका। आगे हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।